आज 9 मई के कुछ मुकदमात में डिजिटल टेररिस्टों को सजा दी गई है। मोहित पीरजादा, दिल राजा, शाहीन सबाई, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, ये सब लोग शामिल हैं। ये जो डिजिटल टेररिस्ट हैं इनको उम्र कैद सजा सुनाई गई है। इसका मतलब है कानून इनके लिए उन दहशतगर्दों से ज्यादा सख्त है। इन्हीं दफात के तहत फिर इमरान खान को भी डिजिटल टेररिज्म में सजा होगी। सानू तो कभी नहीं बुला के क्या कि ये इमरान खान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर दो, हमें तो नहीं बुला के कहा ये नवाज शरीफ के खिलाफ कर दो, हमें तो नहीं कहा। आप ही को बुला के क्यों कहते? क्योंकि आप अवेलेबल थे फॉर सेल। आज भी जिन सहाफियों को डिजिटल टेररिज्म में सजा हुई है उसमें आपका नाम नहीं है। वो शहजाद अकबर साहब के घर पे फिर हमला हो गया। कौन है जो शहजाद अकबर साहब को सिर्फ डरा रहा है? क्या कुछ नहीं रहा। जब बंदा लम्मा पाले और नाक की हड्डी तोड़े तो अगले दिन वीलॉग हो जाए। उसने तोड़ी होती नाक की हड्डी तो एक महीना ठीक नहीं हो सकती। ये अडियाला का शो अपनी मौत आप मर रहा है कि जिन 6 लोगों की लिस्ट दी थी उनमें से भी 4 लोग अडियाला नहीं आए। अगर दफा करवाए कोई काम में लोग खान ली अडियाला आने तैयार नहीं थे, मुल्क कैसे बंद हो जाएगा? इनका इस्तीफा 31 करोड़ में, इनकी पेंशन 12 लाख और ऊपर से एहतजाज रियासत के खिलाफ। गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, इनका इस्तीफा 31 करोड़ पे का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 9 मई का मुकदमा फ़ौज का मुकदमा है और फ़ौज 9 मई के मुकदमे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फ़ौज कहती है कि 9 मई के मुकदमे पर किसी को कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। फ़ौज 9 मई के मुकदमे के तमाम मुल्ज़मान को सज़ाएँ देना चाहती है। 9 मई 2023 के बाद फ़ौज ने डिजिटल टेररिज्म की इस्तिलाह शुरू की और उन्होंने कहा कि फ़ौज को डिजिटल टेररिज्म का सामना है और फिर डिजिटल टेररिस्ट जिस तरह बाकी दहशतगर्दों को सज़ाएँ देनी है वैसे ही डिजिटल टेररिस्टों को भी सज़ाएँ देनी है जो डिजिटल मीडिया पे टेररिज्म फैला रहे हैं। उस वक़्त ये बहुत हुआ कि कौन-कौन डिजिटल टेररिस्ट है। आज 9 मई के कुछ मुकदमात में डिजिटल टेररिस्टों को सज़ा दी गई है उसी इस्तिलाह के मुताबिक। उनमें आप कह सकते हैं मोहित पीरजादा, दिल राजा, शाहीन सबाई, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, ये सब लोग शामिल हैं और इनको उम्र कैद, 2-2 बार उम्र कैद और लाखों रुपए जुर्माना किया गया है। और इन पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने 9 मई के वाक़यात के लिए माहौल बनाया, उसको जस्टिफ़ाई किया, फ़ौज के ख़िलाफ़ 9 मई के हवाले से प्रोपेगेंडा किया। इस तरह अब हम 9 मई के हवाले से 2 तरह के मुल्ज़मान की सज़ाएँ देख रहे हैं। एक वो मुल्ज़मान जो 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, मतलब जो कोर कमांडर के घर पे मौजूद थे, जिन्होंने शहदा की यादगारों को आग लगाई, जिन्होंने फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया, जिन्होंने गुजरांवाला में कंटोनमेंट पे हमला किया, जो मौक़ा-ए वारदात पर मौजूद थे। और अब उन लोगों को हुई है जो मौक़ा-ए वारदात पर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने डिजिटली उस दहशतगर्दी को सपोर्ट किया, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, तो अब उनको भी उम्र कैद की सज़ाएँ हो रही हैं। अगर मैं तकाबली जायज़ा करूँ, कंपैरिज़न करूँ, तो कोर कमांडर पर हमले के मुकदमात को में तो 10-10 साल, 5-5 साल कैद सुनाई गई है। महमूद रशीद, यास्मीन राशिद वगैरह को 10 साल और जिन्होंने कोर कमांडर की पतलून लहराई, हसान नियाज़ी, उनको 5 साल कैद सुनाई गई है। लेकिन ये जो डिजिटल टेररिस्ट हैं इनको उम्र कैद सज़ा सुनाई गई है। इसका मतलब है कानून इनके लिए उन दहशतगर्दों से ज़्यादा सख्त है। इसका मतलब है फ़ौज भी इनको ज़्यादा बड़ा मुजरिम समझती है उन मुजरमान से। इनको उम्र कैद है, उनको 10 साल या 5 साल है। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था कि सज़ाएँ ज़्यादा सख्त इस तरफ आ रही हैं। अब अगर 9 मई के वाक़यात की जस्टिफ़िकेशन या उनको माहौल बनाने पर सज़ाएँ हैं, तो फिर क्या इमरान खान को भी डिजिटल टेररिज़्म में सज़ाएँ होंगी? क्योंकि अगर डिजिटल टेररिज्म में तो वो कहते हैं ना कि जी इमरान खान ने 9 मई के लिए माहौल बनाया, उन्होंने कहा मेरी गिरफ्तारी पे कोर कमांडर के घर के बाहर एहतजाज नहीं होगा तो कहाँ होगा, वो जस्टिफाई कर रहे थे 9 मई को। तो फिर जिन कवानीन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के तहत ये मोहित पीरजादा को, आदिल राजा को, शाहीन सबाई को, साबिर शाकिर को सज़ाएँ हुई हैं, इन्हीं के तहत फिर इमरान खान को भी डिजिटल टेररिज्म में सज़ा होगी। फिर आप में ये लगते हैं फिर उन्हें 2 तरह की सज़ाएँ होंगी। एक सज़ा उन्हें होगी कि वो 9 मई के में फ़ौज के ख़िलाफ़ साज़िश में मुलव्वस थे, एक सज़ा होगी कि वो 9 मई के लिए माहौल बना रहे थे। 2 किस्म की सज़ाएँ होंगी ना, फिर 2 किस्म के जुर्म सामने आ रहे हैं मुझे ये लगता है, क्योंकि जब 9 मई के पहले मुकदमे में सज़ा हुई थी तो हम सब ने कहा था कि अब सज़ाओं की लाइन लग जाएगी। सज़ाओं पर सज़ाएँ, सज़ाएँ पर सज़ाएँ, हमने फिर देखा सज़ाएँ ही सज़ाएँ, इतनी सज़ाएँ, अब तो सज़ाएँ डिस्कस भी नहीं होती। 2026 तो वैसे भी सज़ाओं का साल कहा जा रहा है।
अब अगर डिजिटल टेररिस्टों को सज़ाएँ होने लग गई हैं तो फिर ये भी सज़ाओं का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया है। और मुझे लगता है इसमें बहुत सारे लोग रगड़े में आ जाएँगे और बहुत सारे लोग जो हैं उ उनको सज़ाएँ होंगी। कई पाकिस्तान में भी लोग हैं जिनकी बारी आने वाली है। अभी तो आज आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बाहर हैं, एक राय ये है कि वो तो बाहर बैठे हैं, उनका आप क्या बिगाड़ सकते हैं? उनके उनको कोई परवाह ही नहीं, उनको आप सज़ाएँ देते हैं, ये बात नहीं है। अब वो कहते हैं प्रूवन इनोसेंट प्रूवन अंटिल गिल्टी। जब तक आपको किसी अदालत से सज़ा नहीं हुई आप मासूम हैं, लेकिन व्हेन यू आर कन्विक्टेड आप मासूम नहीं हैं। अब ये कन्विक्टेड लोग हैं, पाकिस्तान की अदालत से इनको सज़ा हुई हुई है, इनके पासपोर्ट ब्लॉक्स होंगे, इनकी जायदादें नीलाम होंगी, इनको इंटरपोल के ज़रिए एक मुजरिम के तौर पर वापस लाया जाएगा कि ये सज़ा याफ्ता मुजरिम है, इनको वापस लाने का इख्तियार किया जाए। तो इनके लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी। मैं ये नहीं कहता कि इन सज़ाओं के नतीजे में सारे पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन इनकी ज़िंदगियाँ मज़ीद मुश्किल हो जाएंगी, इनके लिए कानूनी मुश्किलात होंगी, इनकी एक्स्ट्रडिशन के केसेस होंगे, इनको वहाँ वकील करने पड़ेंगे, ये मुश्किलात में होंगे। इनके ऊपर अमेरिका की अदालत में लंदन में जाकर हुकूमत पाकिस्तान मुकदमात करेगी कि ये हमारे मुजरिम हैं, इनको हमारे हवाले किया जाए। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के तहत कहा जाएगा मुजरिमों के तबादले में इनको हवाले किया जाए। तो गेम इज़ नॉट सो सिंपल। पाकिस्तान ने इनको बड़ा सज़ा दी है, तो इसके आगे एक ग्रेटर स्क्रिप्ट मेरे ख़्याल में मौजूद है और उस ग्रेटर स्क्रिप्ट में इनको आगे जाके मुश्किलात सामने होंगी और भी लोग लाइन में हैं। जिस तरह पहली 9 मई की सज़ा के बाद लाइन लग गई थी, इसके बाद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सज़ाएँ नज़र आती। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो नाज़रीन मेरे पास मौजूद है वो है इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने एक दफ़ा फिर कहा है, वो मारियो नौफल को इंटरव्यू देते हुए, कि 2021 में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें साबिर शाकर और अरशद शरीफ को बुलाकर कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, हमने इनकार कर दिया था। अब सवाल ये है कि एक तो वो बात जनरल बाजवा के दौर की कर रहे हैं, आसिम मुनीर ने बुला के उनको नहीं कहा। आप बात समझें, ये उनका और जनरल बाजवा का मामला है। पहले जनरल बाजवा ने उन्हें बुला के कहा कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करें। वो ख़ुद कहते रहे हैं कि आप हमें फ़ाइलें दिखाते रहे हैं, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ झूठी फ़ाइलें दिखाते रहे हैं। आप पहले जनरल बाजवा के टाउट थे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। उसने सोचा आप पहले भी टाउट ही कर रहे थे, आज फिर आप मेरे टाउट हो जाएंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। आपने उस वक़्त इमरान खान के साथ जाना मुनासिब समझा, क्योंकि आपको नज़र आ रहा था कि बाजवा तो जा रहा है। आपको उस वक़्त लग रहा था कि इमरान खान का सूरज तुलू नहीं होगा, बाजवा का सूरज तुलू हो जाएगा। आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई। 2017 में आपने फ़ैसला किया कि नवाज़ शरीफ जा रहा है, बाजवा ठहरेगा, आप बाजवा के साथ आ गए। आप मुफ़ाद परस्त लोग हैं। 2021 में आपका ख़्याल था बाजवा ने तो अगले साल रिटायर हो जाना है, हम इमरान खान के साथ रहते हैं, इमरान खान ने रहना है। इमरान खान तो 10 साल के लिए आया है। आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, ना बाजवा रहा, ना इमरान खान रहा। लेकिन आप एस्टेब्लिशमेंट के टाउट थे। आज आप एक रोग एजेंट हैं। जिस तरह हसास इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एजेंट्स जब उनसे बगावत कर देते हैं, तो वो उनको रोग एजेंट्स कहते हैं, बागी कहते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अपने रोग एजेंट्स को के साथ जो सलूक करती हैं, वो इमरान रियाज़ खान के साथ पाकिस्तान के हसास इदारे कर भी थानू तो कभी नहीं बुला के क्या कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर दो, हमें तो नहीं बुला के कहा ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कर दो, हमें तो नहीं कहा। आप ही को बुला के क्यों कहते थे? क्योंकि आप अवेलेबल थे फॉर सेल। जो अवेलेबल फॉर सेल था उसी को बुला के कहा ना कि भाई ये काम हमारा कर दो। जो जर्नलिस्ट नॉट अवेलेबल फॉर सेल है उसको बुला के तो नहीं साझेदारी कहते हैं हमारे कहने पे झूठी खबरें चला दो। तो यू वर अवेलेबल फॉर सेल और आज आप उसको अपने उस माजी दागदार माजी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? आज भी ये कहा जाता है कि इमरान रियाज़ खान साहब आपका पासपोर्ट ब्लॉक नहीं है। आज भी जिन सहाफ़ियों को डिजिटल टेररिज्म में सज़ा हुई है उसमें आपका नाम नहीं है। वो कह रहे हैं कहीं न कहीं आप भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के आज भी कारे ख़ास हैं। आपको जाने का महफूज रास्ता दिया गया है, आपका पासपोर्ट ब्लॉक नहीं है, आप दुनिया में फिरते हैं, आप पर मुकदमे नहीं चलाए जाते, आपकी रातों रात ज़मानतें होती हैं, आपको सहूलतकारी की जाती है। क्यों? आप रोग एजेंट हैं या आज एक डिफरेंट ड्यूटी पे हैं? कुछ लोगों का ख़्याल है कि अब भी आप ड्यूटी पर मौजूद हैं। इसीलिए पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान का आपके साथ वो सलूक नहीं है जो बाकी लोगों के साथ है। आपके साथ नरम दिल रवैया है, बहुत सारे लोगों की ये राय है इस बारे में। नहीं तो टेक्निकल बात ये है कहते ने जिन्होंने 3 महीने रख लिया उसके बाद छड़ना ही क्यों सी, पाकिस्तान से बाहर जाने ही क्यों दिया। लेकिन आपके सारा कुछ सेटलमेंट से हुआ। आपके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, कुछ आदिल राजा आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं और लोग लगाते हैं। लिहाजा मेरे ख़्याल में ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। वो शहज़ाद अकबर साहब के घर पे फिर हमला हो गया।
اور اب کہ کسی نے ان کے گھر کے سامان کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں میرے پاس کوئی خاص اطلاعات نہیں ہے، وہ کہی جائیں آئی ایس آئی نے کرایا، پر میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئی ایس آئی جو ہے وہ اتنا بڑا روگ آپریشن کرے کہ 3 دفعہ ایک ہفتے شہزاد اکبر کے گھر پہ حملہ کرے اور شہزاد اکبر کی کو خراش تک نہ آئے، ناک کی ہڈی بھی ایسی ٹوٹے کہ اگلے دن پھر وی لاک کریں۔ فالس فلیگ آپریشنز ہیں۔ کوئی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کا اور ملک ریاض کا تنازع بہت شدید ہو گیا ہے، وہ ملک ریاض کی پراپرٹیز پر بیٹھے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے ملک ریاض کے خلاف کوئی لیٹیگیشن شروع کیا ہے، وہ تنازع ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ کا تنازع ہے جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے برطانیہ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اس کی تفتیش کرنی چاہیے۔ کون ہے جو شہزاد اکبر صاحب کو کچھ صرف ڈرا رہا ہے، کیا کچھ نہیں رہا، صرف ڈرا رہا ہے، یرکانوے لگا رہا ہے۔ کون ہے جو شہزاد اکبر کو یرکانوے لگا رہا ہے، یا وہ انہوں نے پاکستان کے سیاستداروں کو بدنام کرنے کا یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا نہیں لگتا بندہ لمحہ پالے اور ناک کی ہڈی توڑے تو اگلے دن وی لاگ ہو جائے۔ اس نے توڑی ہوتی ناک کی ہڈی تو ایک مہینہ ٹھیک نہیں ہو سکتے اس کو، لہذا آپ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ لہذا میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ کہانی کچھ اور ہے، جلد باہر آ جائے گی۔ جمعرات کا دن تھا، پھر عمران خان سے ملنے کے لیے 6 لوگوں کا نام گیا تھا، ان میں سے 4 لوگ وہاں آئے ہی نہیں، 2 لوگ آئے، وہ بھی جیل کا ٹائم ختم ہونے کے بعد آئے، کوئی وہاں پہ واٹر کینن کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ صرف منگل کو جب وہ علیمہ خان آتی ہیں تو 30 40 50 لوگ آتے ہیں، جمعرات کو تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ سمجھیں یہ اڈیالہ کا شو اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ پاکستان کی عوام نے اڈیالہ آنے سے انکار کیا ہے۔ آپ جمعرات کے دن انہوں نے 6 لوگوں کی لسٹ دی تھی، جن 6 لوگوں کی لسٹ دی تھی ان میں سے بھی 4 لوگ اڈیالہ نہیں آئے، انہوں نے کہا دفعہ کرو ہے کوئی کام میں ایویں ساڑھا ناتے دن دینے۔ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر کا جو شو ہے وہ دم توڑا ہے، وہ اپنی موت آپ مر رہا ہے، جو تحریک انصاف کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ لوگوں نے اڈیالہ آنے سے انکار کر دیا ہے تو لوگ 8 فروری کو پہیہ جام کہاں کریں گے؟ لوگ خان لی اڈیالہ آنو تیار نہیں تو ملک کیسے بند ہو جائے گا؟ پھر اس کا مطلب ملک پہ بند نہیں ہو رہا۔ یہاں تو اڈیالے کے باہر حاضری بڑھتی ہو یا ملک بند نہیں ہوگا، پھر یہ تو 8 فروری کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے جمعرات والا دن۔ منگل کو دیکھتے ہیں پھر کتنے لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا اڈیالے آنا۔ ٹھنڈ بھی بڑھ گئی ہے، واٹر کینن کا پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، سردی بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ وہاں اعلان بھی جو ہے وہ کوئی علیمہ خان وغیرہ صبح کچھ اعلان کرتی ہیں، شام کو کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ منصور علی شاہ اور عطر منیلا کو بینیفٹس میں کروڑوں روپے ملے ہیں، لوگ بڑی ان کے ٹویٹر پہ ڈال رہے ہیں کس کو کتنے پیسے ملے ہیں، کس کو کتنے کروڑ روپے مل گئے ہیں۔ دونوں جج کروڑوں روپے لے گئے ہیں استعفے دے کر۔ ایک چنگے استعفے نے جنہیں دی مراد بھی کروڑوں روپے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عطر منیلا صاحب کو ملے ہیں 16 کروڑ اور دوسرے کو کوئی ملے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ ایک کو 16 کروڑ ملے ہیں، ایک کو 15 کروڑ ملے ہیں، دونوں ان کے استعفے ہمیں 31 کروڑ میں پڑ گئے ہیں۔ یہ اچھے احتجاجی استعفے ہیں جن کے جو پاکستان کے قومی خزانے کو 31 کروڑ روپے میں پڑ گئے ہیں اور دونوں نے 31 کروڑ روپے جیب میں رکھ لیے ہیں۔ یہ کیسا احتجاج ہے؟ آپ 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاجی طور پر استعفے دیں اور 31 کروڑ روپے کی مراعات لے لیں پاکستان سے، اور آپ کا احتجاج بڑا کامیاب ہے۔ 31 کروڑ روپے مجھے دے دیں، میں اس کے بعد دنیا کی سیر کرنے لگ جاؤں گا۔ یہ کیسی مراعات ہیں پاکستان کی عدلیہ کو؟ میں تو سمجھتا ہوں ان کی مراعات پہ نظر ثانی کریں، ان کی تنخواہوں پہ نظر ثانی کریں۔ غریب ملک کے جج استعفیٰ دینے پہ 31 کروڑ روپے لے جاتے ہیں، غریب کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان کا استعفیٰ 31 کروڑ روپے کا ہے۔ یہ کیسے میرا مطلب ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں ہم نے غریب کو انصاف دینا تھا۔ ان کا غریب سے کیا تعلق ہے پاکستان کے غریب سے؟ یہ تو غریب کو مارنے والے لوگ ہیں۔ ایک کو 11 لاکھ روپے مہینہ پینشن ملنی ہے، ایک کو 12 لاکھ روپے مہینہ پینشن ملنی ہے۔ ان کی پینشن 11 لاکھ 12 لاکھ روپے ہے، یار خدا کا خوف کریں۔ ان کا استعفیٰ 31 کروڑ میں، ان کی پینشن 12 لاکھ، اور اوپر سے احتجاج ریاست کے خلاف۔ ریاست کے خلاف بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ یہ ججز کی مراعات کم ہونی چاہیے، ان کی پینشنیں کم ہونی چاہیے، ان کی تنخواہیں ریشنلائز ہونی چاہیے۔ وہ ایک وقت آیا تھا کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ پاکستان کے آئین کے تحت سب سے زیادہ تنخواہ صدر پاکستان کی ہوگی، تو چیف جسٹس پاکستان میرے سے زیادہ تنخواہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی تسی بھی اپنی بتا لو۔ بھائی چیف جسٹس کو شرم آنی چاہیے تھی، اپنی تنخواہ اتنی بڑھا لی کہ صدر پاکستان سے۔ یہ عدلیہ جو اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھاتی جاتی ہے،
یہ بھی پاکستان میں ایک لوٹ مار کا سیل شروع ہوئی ہے. کوئی ججز کی جسٹیفیکیشن ہے 12 لاکھ روپے کی پینشن، 31 کروڑ روپے کی امارات، اور غریب پاکستان ملک اور یہ جج اللہ کی شان ہے. پھر آپ کہتے ہیں ان ججوں کا احتساب نہ کریں، یہ موم کی گڑیاں ہیں، ان کو ہاتھ نہ لگائیں، ان کی طرف اونچی نظر سے نہ دیکھیں، یہ میلے ہو جائیں گے. اور یہ میلے ہیں، انہوں نے میلے ہو کیا جانا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. آخری ٹاپک آپ کے ساتھ جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کا دورہ ہے کراچی. سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچ گئے ہیں، بڑے بڑے لانس میں وہ میٹنگز کر رہے ہیں. کیا ہوگا کراچی میں؟ وہی ہوگا جو لاہور میں ہوگا، وہی سمپل 2-4 جگہ ان کا کھانا ہوگا، کچھ جرنلسٹوں سے انٹریکشن ہوگا، ایک آدھے چوک میں جائیں گے، وہاں سے گھر چلے جائیں گے. لک بزی ڈو نتھنگ. اس کے نتیجے میں اسٹریٹ موومنٹ چلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی.